हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंगद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोग का आपके अपने प्रिय चैनल अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए चैप्टर को आरंभ करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस मेहनत के लिए एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि आप लोग को बताते हैं और समझाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है चर राशि। आखिर चर राशि होता क्या है? तो चर राशि वे राशि होते हैं जिनका मान निरंतर बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है ना। यानी कि वे राशियां जिनका मान निरंतर बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं ABCD का जितने भी अक्षर है ना हमारे A to Z, ये सब हमारे क्या हो गए? चर राशि हो गए, क्योंकि इनकी मान हमेशा बदलती रहती है। कभी मान लीजिए x की वैल्यू 7 आ जाती है, कभी x की वैल्यू हमारी 9 आ जाती है, कभी x की वैल्यू मान लीजिए 110 आ जाती है, इस तरह से। यानी कि x की वैल्यू चाहे इसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। यानी कि x y z ये सब जितने भी x y z ABCD के जो अक्षर है हमारे, ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी चर राशि है, ठीक है ना। अब आती है अचर राशि। तो वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, यही चीज ना जी। तो अचर राशि क्या है? तो वे राशियां जिनका मान कभी बदलता नहीं है उसे हम अचर राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए गिनती के सभी अक्षर, गिनती में हमारे जो अक्षर प्रयोग होते हैं, मान लीजिए हमारी ये 5 लिखा हुआ है तो इसको हम 5 ही बोलेंगे, 6 नहीं बोल सकते हैं। अगर ये 7 है तो इसको हम 7 ही बोलेंगे, 9 नहीं बोल सकते हैं। अगर ये मान लीजिए 120 है तो इसे 120 ही बोलेंगे, इसको 10 नहीं बोल सकते हैं, समझे ना। यानी कि देखिए, इसका मान बदल नहीं रहा है, अचर राशि का मान नहीं बदल रहा है, जबकि ये चर राशि जो है हमारी इसके मान बदल रही है। मान लीजिए जो x है, इसकी वैल्यू हमारी आ जा रही है 7, कभी 9, कभी 110 आ जा रहा है, इस तरह से। अगर y है तो y की वैल्यू कुछ 5 आ जा रही है, कभी 10 आ जा रही है, कभी 11 आ जा रही है, इस तरह से इसकी मान बदल जाएगी, इसकी मान नहीं बदलेगी। तो समझ में आया ना कि चर और अचर राशि क्या है? आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब समझेंगे बहुपद। आखिर बहुपद क्या होता है? तो देखिए, चर राशि और अचर राशि दोनों को मिलाएंगे आपस में तो हमारा बहुपद का निर्माण होता है, ठीक है ना। यानी कि चर और अचर दोनों को मिलाने पर जो निर्माण होता है वो हमारा बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके उदाहरण देखिए, बहुपद हम कैसे? मान लीजिए हमारी ये क्या है? ये अचर राशि है। क्या? ये 5 अचर राशि है, अचर राशि। और ये चर राशि, चर राशि मान लीजिए x है, तो ये क्या बन गया? बहुपद। यानी कि 5x क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। देखिए, अगर हम लिख दें कि 9x + 7, तो इसमें देखिए चर और अचर दोनों मिले हुए हैं। ये देखिए, ये अचर राशि है 9, x चर राशि है, और 7 इसमें ऐड किया गया है। ये 7 भी हमारा क्या है? अचर राशि है। ये सब को मिला करके हमारा बनाया गया है, तो ये क्या हुआ? एक बहुपद हुआ। क्या हो गया? बहुपद। अगर हम यहाँ पर लिख दें 5x² + 9x + 7, ये भी क्या हो गया? एक बहुपद हो गया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसमें चर और अचर दोनों मिले हुए हैं, इसलिए क्या हुआ? बहुपद हो गया, समझे ना। अब देखिए बहुपद का प्रकार। तो बहुपद हमारे कुछ प्रकार होते हैं इनके भी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद, ये हमारी इसके प्रकार है, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। तो ऐसी बहुपद जिसमें चर राशि के घात कितना होगा? 1 होगा ना। चर राशि के घात 1, यानी कि चर राशि यही ना है जी, x y z जो है। मान लीजिए अगर x है तो इसके घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका उदाहरण मान लीजिए हमारा लिखा है 9x, तो ये रैखिक बहुपद है। कौन सा है? रैखिक बहुपद। चाहे 9x + 5, ये कौन सी बहुपद है? रैखिक बहुपद। क्योंकि देखिए जो x है, x के घात में कितना है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि 1 है। क्या है? अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए x लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है इसके घात में, तो 1 है। क्या है? 1 है। तो ऐसी बहुपद को हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। यानी कि ऐसी बहुपद जिसमें चर राशि का घात कितना होना चाहिए? 1, तो हम कहेंगे रैखिक बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें चर राशि घात कितना होना चाहिए? 2। द्वि मतलब 2, घात घात वाला, यानी द्विघात यानी कि 2 घात वाला, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? ऐसी बहुपद जिसमें चर राशि घात कितना होना चाहिए? 2। तो देख लीजिए 5x² + अगर 9 लिखा है तो इसमें x के घात कितना है? 2 है। तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। 9x² + 7 लिखा है, इसमें x के पावर कितना है? 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये द्विघात बहुपद है। इसके बाद देखिए त्रिघात बहुपद। क्या? त्रिघात बहुपद। त्रिघात यानी कि 3 घात वाला बहुपद ना, यही ना जी। अगर हम लिख दे 5x³ + 9x + 7, अधिक से अधिक देखिए इसमें कितना घात है? x की जो चर राशि है, इसमें देखिए 3 घात है, तो इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5x³
अगर ये वाला पद हटाना चाहते हैं हटा दीजिए, और यहाँ पर 7, ये भी हमारा क्या बन गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अक्षर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, त्रिघात बहुपद। यानी कि घात में कितना होना चाहिए, चरराशि घात में हमेशा 3 होना चाहिए, तो त्रिघात बहुपद हुआ। अब देखिए चतुष्घात बहुपद, चतुष्घात बहुपद, चतुष्घात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें चरराशि घात कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यानी कि हम लिख दें 15x 4 + 7x + 9, ये सब क्या है, ये चतुष्घात बहुपद है, समझे ना। ये हमारी बहुपद के प्रकार हुए। बहुपद जानने के बाद हम समझेंगे समीकरण क्या होता है। अब देखिए समीकरण क्या होता है, जब हम बहुपद के बराबर 0 कर देते हैं ना, अगर बहुपद दिया गया है, हमारा जो बहुपद यहाँ पर लिखा गया है, अगर इसके बराबर हम 0 कर देते हैं तो हमारा समीकरण बन जाता है। मान लीजिए हमारा 5x लिखा है, कितना लिखा है 5x, अगर इसके बराबर 0 हम दिखा दें ऐसे, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये लिखा है बहुपद 9x + 7, हमारा समीकरण जो बना है ना बहुपद के हेल्प से बना है, इसके बराबर केवल 0 करना है, बराबर के बाद 0 करना है, तो हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया, ठीक है ना। बस बहुपद में जो समीकरण है, समीकरण में कुछ नहीं करना है, जो बहुपद है उसके बराबर 0 कर देंगे। अगर बराबर के बाद 0 है तो समझ लीजिए क्या है, समीकरण है। अगर यहाँ पर लिख लीजिए कि 5x³ + 9x + 7 = 0, तो ये क्या हो गया, ये समीकरण बन गया, यानी बराबर का चिन्ह होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो हम समझेंगे कि ये बहुपद है, सॉरी समीकरण है, ठीक है ना, क्या है, समीकरण। अब देते हैं समीकरण के प्रकार, जैसे इसका प्रकार था ऐसे इसका ही प्रकार होगा। इसमें देखिए बहुपद में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुष्घात बहुपद, और ऐसे भी पंचघात बहुपद यानी 5 घात वाले, इस तरह से। लेकिन समीकरण में भी ऐसे ही है, इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुष्घात समीकरण। इसमें बहुपद जोड़ रहे थे कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुष्घात बहुपद, लेकिन इसमें हम जोड़ेंगे द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुष्घात समीकरण, ठीक है, इस तरह से इसमें समीकरण ऐड हो जाएगा। तो देखिए इसके प्रकार क्या है, एक है रैखिक बहुपद, सॉरी रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें चर राशि का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। ये हमारा मान लीजिए 9x + 7 अगर लिख दिए = 0, तो ये हमारी रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जो x है चर राशि, इसके घात में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी आती है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, यही ना जी। द्विघात समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें चर राशि का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ओके। ये 5x² + 9x + 2 = 0, इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए, समझे ना। तो ये हमारी कौन सी ये समीकरण हुई, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें चर राशि घात कितना है, अधिकतम 2 है। त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण क्या होता है, तो ऐसी समीकरण जिसमें जो चर राशि है उसके घात में कितना होना चाहिए, 3, 9x³ + 7x + 2 = 0, इस तरह से, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बहुपद में और समीकरण में क्या अंतर है। बहुपद में दरअसल अंतर यही है कि इसमें बराबर नहीं है, बराबर के बाद 0 नहीं है, लेकिन समीकरण क्या हो जाएगा, अगर बहुपद के बराबर अगर हम 0 लगाते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे ये समीकरण बन जाती है। इसके प्रकार हमने बता दिया, हमने बताया चर राशि क्या होता है, अचर राशि, बहुपद, बहुपद के प्रकार, समीकरण और समीकरण के प्रकार। अब इसी में जो समीकरण के प्रकार है, इसमें हमको ये द्विघात समीकरण जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसी को उठा करके इस चैप्टर में दिया गया है कि द्विघात समीकरण हम लोग को पढ़ना है। ये द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना है, ना त्रिघात समीकरण पढ़ना है, हमें ये द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो अब देखेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, इससे पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण आखिर है क्या ना। सबसे पहले कि द्विघात समीकरण क्या है, मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि आप लोग को नॉलेज होना चाहिए कि आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, ठीक है ना। और इसी उद्देश्य से मैंने इसको लिखा है, और आप लोग समझिए कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए इसमें। तो द्विघात समीकरण में आप लोग बताएंगे कि आखिर है क्या ना, सबसे पहले क्या है बताएंगे, फिर बताएंगे आपको कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, या फिर व्यापक रूप क्या होता है, या फिर विस्तार रूप क्या होता है। तीनों को हम एक ही बोल सकते हैं, अलग अलग केवल नाम है। इसको बोलते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आखिर होता क्या है। दरअसल ऐसे ही अधिकतर पूछता है, लेकिन इसको मानक रूप, व्यापक रूप, विस्तार रूप तीनों कह सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसके बाद हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, ठीक है ना। यानी कि द्विघात समीकरण क्या है, इसका विस्तार रूप क्या है और इसके मूल क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पहले द्विघात समीकरण में
जानना है कि आखिर है क्या। तो द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण होती है जिसमें चर राशि घात में कितना होना चाहिए, 2। चर राशि घात कितना होना चाहिए, 2। यानी कि देखिए अगर ये 5x लिखा गया है तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण के बारे में मैंने बताया है कि इस घात में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5x² + 2 लिखा है कुछ भी, ये हमारा द्विघात समीकरण हुआ। कौन सा हुआ, द्विघात समीकरण। तो आपको समझ में आया ना द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण है जिसमें चर राशि घात में कितना होना चाहिए, 2। इसके पावर में कितना होना चाहिए, 2। यानी x की घात में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये हमारी द्विघात समीकरण है ना। आप लोगों को बता दिए कि द्विघात समीकरण क्या है, ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि घात में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसके बाद हम समझेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप या व्यापक रूप या विस्तार रूप। तो देखिए द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप होता है ये कुछ इस तरह का होता है, ax² + bx + c = 0 होता है ना। ax² + bx + c = 0 होता है। ये क्या होता है, ये व्यापक रूप होता है। किसका, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप या विस्तार रूप कह सकते हैं, ठीक है ना। जहां a b और c जो होता है, a b और c ये हमारे क्या है, अचर है। क्या है, अचर है। जो x है ये क्या है, हमारा चर है। लेकिन एक कंडीशन और होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में a is not equals to 0। जो a है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हम इसको कर दें, अगर a की वैल्यू अगर 0 कर देते हैं, 0, तो 0 × x² + bx + c = 0। ध्यान देना 0 का जब x² मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा, x, तो यहाँ पर होगा ये 0 हो जाएगा। जब 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो गया, प्लस bx प्लस में c = 0। तो हमारा देखिए x² तो उड़ गया ना जी, यहाँ पर देखिए 0 हो गया x², तो हमारा द्विघात समीकरण तो हुआ ही नहीं है ना। लेकिन द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसकी व्यापक रूप हमारा क्या होना चाहिए, इस तरह का कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और इसके घात में जितना हमारा कुछ भी हो, यहाँ पर जो अचर है इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 से ऊपर 1 2 3 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। पहली बात की ये देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये है। इसके बाद a b c हमारे अचर हैं, x क्या है, चर है। लेकिन a की जो वैल्यू होती है द्विघात समीकरण में 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि इज नॉट इक्वल्स टू, ना ही है बराबर किसके, 0 के बराबर नहीं है ना। ये हमारे द्विघात समीकरण क्या हुआ, व्यापक रूप हो गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद समझेंगे द्विघात समीकरण के मूल। मूल का मतलब इसमें देखिए कि अधिकतम घात कितना है, चर राशि का अधिकतम घात। तो देखिए चर राशि जो x है इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसका मतलब कि इसके 2 आंसर आएंगे। x की वैल्यू कितने आएंगे, 2। अगर x घात में अगर 3 है तो इसका मतलब कि इसके 3 आंसर आएंगे। अगर x के पावर में अगर 4 है तो इसके कितने आंसर आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है ना। तो जो आंसर आ रहा है ना वही इसका मूल कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल। लेकिन द्विघात समीकरण है यानी 2 घात वाला, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल आएंगे। कितने मूल आएंगे, 2 मूल, यानी कि 2 उत्तर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा द्विघात समीकरण के बारे में जानने के बाद, इतना जानने के बाद आपको समझना होगा द्विघात समीकरण का हल। क्या, द्विघात समीकरण का हल। और द्विघात समीकरण को हम 3 विधि से हल करते हैं। ये गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग बनाकर, और श्रीधराचार्य विधि द्वारा। और श्रीधराचार्य विधि को ही हम सूत्र विधि भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि सूत्र विधि द्वारा हल कीजिए इस द्विघात समीकरण को। तो यदि प्रश्न पूछता है आपसे कि आपको सूत्र विधि के द्वारा हल करना है इस द्विघात समीकरण को, तो आप डायरेक्ट श्रीधराचार्य विधि लगा देना, क्योंकि श्रीधराचार्य विधि ही हमारा सूत्र है, ठीक है ना। इसलिए हमारी इस 3 रूल पर आधारित द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कि द्विघात समीकरण के रूप में बदले जाने वाले समीकरण। इसका मतलब यह हुआ है कि ऐसे समीकरण हमको पढ़ना है जिसको हम द्विघात समीकरण के रूप में बदल सकें। उदाहरण के लिए आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगर मान लीजिए 5/x + 7/2 है इज इक्वल्स टू, अगर 5 यहाँ पर लिखा है तो इस तरह के समीकरण को पढ़ना है और इसे द्विघात समीकरण के रूप में हमें चेंज करना है, ठीक है ना। इस तरह के हमें क्वेश्चंस पढ़ने होंगे इसमें। इसके बाद में आपको पढ़ना होगा कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति आप लोग को बताएंगे कि वास्तविक है कि अवास्तविक है, परिमेय है कि अपरिमेय है ना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। इसके बाद लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि अधिकतर सवाल पूछता है, इससे भी, ये द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग बहुत ही ध्यान से पढ़ना। और हाँ, ये जितने भी नियम बताएंगे आपको
आप लोग ध्यान से और मन, वचन और कर्म से पढ़ाई करना, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, और प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसके जो आगे वीडियो बना दिया गया है उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, प्लीज वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें यही चीज बताया गया है। क्या बताया गया है? यही चीज बताया गया है। और प्लीज अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।